मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे। एरे का मीनिंग होता है कि हम किसी भी चीज को रो और कॉलम में अरेंजमेंट करते हैं सिस्टमेटिकली ऑफ नंबर्स। मतलब किसी भी चीज का, वो रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, एनीथिंग भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, और इसके अलावा भी बहुत चीज हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि रियल नंबर के लिए ही मैट्रिक्स का अरेंजमेंट डिफाइंड है इन रोज एंड कॉलम। एक पॉइंट देखते हैं कि मैट्रिक्स हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मीनिंग हुआ कि मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। जैसे हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ते हैं तो डिटरमिनेंट का क्या है कि उसका एक्सपेंशन होने के बाद वो एक नंबर आता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इसका एक्सपेंशन नहीं होता है। ये एक स्ट्रक्चर है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का, और पूरे होल स्ट्रक्चर के साथ ये जो है प्रोपेगेट करता है, मतलब उसका एप्लीकेशन होता है। इसका हम लोग कभी भी एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं या इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ला सकते हैं जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में हम लोग लाते हैं। तो पहला एक ये डिफरेंस हुआ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में, ये बिग डिफरेंस है। सेकंड पॉइंट कि मैट्रिक्स में जो है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स मे बी इक्वल। ये भी एक डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस है कि मैट्रिक्स में रो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इक्वल हो भी सकते हैं दोनों और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तीसरा पॉइंट में हम लोग आते हैं जिसमें मान लेते हो लेट ए इज मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स। तो इसको ऐसे लिखते हैं जैसे मैंने लिख दिया A11, A12, A13, A21, A22, 23, 31, 32, 33। तो सबसे पहले हम लोग यहां आते हैं कि हम लोग जब रो की काउंटिंग करते हैं तो रो की काउंटिंग करते वक्त मैट्रिक्स में हम लोग फ्रॉम टॉप टू बॉटम की ओर जाते हैं। जैसे में यहां से यहां आते हैं रो को काउंट करने के लिए। मतलब ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकेंड रो हुआ, और ये जो हुआ ये थर्ड रो हुआ। हमेशा मैट्रिक्स में या डिटरमिनेंट में भी हम रो को जो काउंट करेंगे हमेशा फ्रॉम टॉप टू बॉटम की ओर जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग जो है बॉटम से काउंट करना करेंगे, नहीं, हमेशा टॉप पर 1 होगा, उसके बाद जो है 2 होगा, 3 होगा, 4 भी हो सकता है, 5 भी, मतलब एनी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन हमेशा हमें टॉप टू बॉटम की ओर जाना है। अब आते हैं हम लोग कॉलम। तो कॉलम की जो काउंटिंग होगी हमेशा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे मान लिया कि मैंने इसको लिख दिया C1, C2 और C3। तो जो कॉलम की हम बात करेंगे, कॉलम्स की हम बात करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमेशा यहां से चलेंगे। जैसे मान लें कि यहां पर जो नंबर होगा फर्स्ट कॉलम कहलाएगा, सेकंड कॉलम कहलाएगा, थर्ड कॉलम कहलाएगा। और रो की जब हम बात करेंगे फर्स्ट रो, मतलब ये जो हुआ टोटल फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो हुआ। ऐसे हम लोग काउंटिंग करेंगे। इसमें एक वर्ड आता है, इसमें हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, लिखते एम क्रॉस एम। और यहां पर जो एम है, एम जो है नंबर ऑफ रोज है, और एम जो है नंबर ऑफ कॉलम्स है। मतलब हमें यहां मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसी फॉर्म में लिखना है।
एम क्रॉस एम ही लिखना है इसी के फॉर्म में। और किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर मुझे लिखना हो तो एम की जगह हम नंबर ऑफ रो काउंट करेंगे, कितना काउंटिंग में वो है वो लिखेंगे, क्रॉस हम नंबर ऑफ कॉलम काउंटिंग करेंगे और यहां पर लिख देंगे। तो यही जो होगा पूरा ये स्टेटमेंट, ये जो हुआ टर्म यही कहलाएगा उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग इरेज करते हैं ऊपर से, आप लोग लिख लिए होंगे। अब आते हैं हम लोग, जैसे में हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, पढ़ा लेते हैं। चलिए, इस मैट्रिक्स का, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका मैं ऑर्डर का बात करता हूं। ऑर्डर तो पहले काउंट करेंगे हम। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एम क्रॉस एम। एम क्या था, नंबर ऑफ रो, इनटू एम था नंबर ऑफ कॉलम। तो हम काउंट करते हैं, ये 1 फर्स्ट रो सेकेंड रो, मतलब मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 2, तो 2 लिख देंगे मल्टीप्लाई। अब यहां आते हैं, हम काउंट करेंगे कॉलम। तो हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो 1 2 3, तो ये हो गया 3। ये ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। इसमें आते हैं, इसका ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ रो, 1 2 3, तो 3 हो गया मल्टीप्लाई कॉलम 1 2, तो 2, ये इसका ऑर्डर हो गया। इसका अगर ऑर्डर चाहिए तो सिमिलरली हम लोग सब चीज का फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले रो काउंट करेंगे 1 2 3, तो 3 हो गया, क्रॉस का मल्टीप्लाई का साइन देंगे और यहां आ जाएंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो ये 4 हुआ। ये ऑर्डर हुआ हम लोग का, मैट्रिक्स का ऑर्डर ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट यहां हम लोग और देखते हैं इसी में कि जैसे में हमने देखा है यहां पर कि लिखा है कि नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो लिखा है एम क्रॉस एम, और यहां पर लिख दिया कि एम क्या है, नंबर ऑफ रो, और एम क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैं बोलूं एलिमेंट्स या इसको एंट्री भी बोलते हैं, एंट्री ऑफ मैट्रिक्स। इसका मीनिंग हुआ कि जैसे में हम लोग मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हम लोग 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट कहलाता है। इसको एंट्री भी लोग बोलते हैं, सिंबल भी बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब कितने एलिमेंट यूज हुए हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम क्रॉस एम है। हमने बोला एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कितना एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में, या नंबर ऑफ लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो लैंग्वेज है। अब यहां आते हैं हम, जैसे तो मैंने लिखा है कि जो मेरा ऑर्डर है एम क्रॉस एम, मैं यहां एक वर्ड यूज करता हूं वैल्यू। देखिए दोनों फर्क क्या है, ऑर्डर ये डायरेक्ट सिंबल है मेरा, एम क्रॉस एम को ऑर्डर बोलते हैं। ये तो हमेशा नंबर जो होगा वो तो रियल नंबर होगा काउंटिंग, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा एक वैल्यू आएगा। ये जो वैल्यू होगा वही वैल्यू कहलाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। जैसे मैं पहला में आते हैं, फर्स्ट में हम काउंट करते हैं कि मैं लिख देता हूं शॉर्टकट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहां आते हैं, इसका ऑर्डर कितना है 2 into 3, तो मल्टीप्लाई करते हैं 6, मतलब 6 एलिमेंट होना चाहिए। आइए वेरीफाई करते हैं काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। फिर इसमें भी आते हैं, हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहां 3 into 2 6, आइए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। यहां पर आ जाते हैं नंबर ऑफ
एलिमेंट्स की बात करते हैं तो 3 इंटू 4 12 काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट हुआ। तो जो ऑर्डर है हम लोगों का डायरेक्ट जैसे लिखते हैं एक्सप्रेशन, जो मेरा एक्सप्रेशन है वही ऑर्डर होता है, लेकिन जो एक्सप्रेशन का वैल्यू होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उसका कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। यहां पर लिखते हैं बट लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स या इसको ये भी बोल सकते हैं कि एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स, मतलब हम एलिमेंट्स को कैसे पहचानेंगे, उसका एड्रेस क्या है या उसके पास कैसे पहुंचेंगे। जैसे मैंने लिख दिया कि लेट ए इज ए 2 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, टाइम में लिखता हूं यहां पर थोड़ा, यहां पर तो हमें तो समझ में आ गया कि नंबर ऑफ जो रो होगा वो मेरे पास 2 होगा, ऐसा लिख देता हूं, और कॉलम जो होगा मेरे पास 3 होगा, मैं ऐसा लिख दिया। तो जब सामने हम बात करेंगे यहां कोई, मैं ऐसे लिख देता हूं, ए पहले लिखता हूं, ए होना ही है, ए ऐसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि इसको एड्रेसिंग कैसे करेंगे एलिमेंट का। मान लीजिए ठीक है, मैंने अभी तो ए लिख रखा है, लेकिन जो फर्स्ट रो है और उसका पहला कॉलम है उस पर क्या है, अभी तो ए है, लेकिन कैसे लिखेंगे। तो देखिए, जो एड्रेस लिखने का मेरा तरीका है, हम लोग ऐसे लिखते हैं यहां पर ए आई जे। आई क्या है कि नंबर ऑफ रोज, मतलब किस रो में ये एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है आई, और ये क्या है नंबर ऑफ कॉलम, किस कॉलम में है ये एलिमेंट। तो सबसे पहले यहां आते हैं, देखिए ये फर्स्ट रो मतलब पहला रो है और ये फर्स्ट कॉलम मतलब पहला कॉलम एलिमेंट है। तो हम लोग ए लिखते हैं, नीचे उसके सिंबल में आई जे लिखते हैं। आई रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रो को और जे रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम को। तो यहां पे ये फर्स्ट रो में है, कॉलम में है, तो इसको लिखेंगे 1 1। अब यहां आते हैं, ये फर्स्ट ये एलिमेंट जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो इसको लिखेंगे 1 2। अगर ये एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है तो इसको लिखेंगे 1 3। यहां आते हैं, ये अब सेकंड रो में है लेकिन फर्स्ट कॉलम में है, तो पहले तो रो लिखते हैं, तो रो लिखेंगे, सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है तो उसके बाद कॉलम लिखेंगे। फिर ये सेकंड रो में है तो लिख देंगे सेकंड रो, ये सेकंड कॉलम में है तो सेकंड कॉलम लिखेंगे। उसके बाद ये सेकंड रो में है लेकिन थर्ड कॉलम में है तो ऐसे लिखेंगे। ऐसे हम लोग जो है इसका एड्रेस करते हैं। हम लोग किसी भी एलिमेंट को जितना भी ऑर्डर का हो आराम से लिख सकते हैं। जब मान लीजिए 2 क्रॉस 3 का था, अगर ये 3 क्रॉस 3 का रहता तो कॉलम तो वही रहता, रो एक और बढ़ जाता। तो हम लोग यहाँ फिर लिखते हैं 3 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम, यहाँ 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल का हम बात करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं समझने के लिए। लेट ए इक्वल टू -1 0 4 5 2 3 8 10 7 8 9 4। मैं लिख दिया। सबसे पहले इसका ऑर्डर की बात करते हैं, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 रो हुआ। कॉलम की बात करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन जो है ये है फाइंड ए 1 3 ए 2 4 ए 3 3 ए 2 2। ऐसा आते हैं सोल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। यहां आते हैं, सबसे पहले A1 3 की बात करते हैं।
तो एड्रेस में आते हैं A13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में होना चाहिए, क्योंकि एड्रेसिंग तो इसी तरह करते हैं। तो हम आते हैं फर्स्ट रो में आते हैं सबसे पहले, तो मेरा फर्स्ट रो ये हुआ। तो माइक में हम ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि ये फर्स्ट रो मेरा हो गया। उसका थर्ड कॉलम तो काउंट करते 1 2 3 थर्ड कॉलम में आते हैं, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। लिख लीजिए में, अगर इसको लिखना होगा लिखेंगे फर्स्ट रो 1 2 3 थर्ड कॉलम। इसी तरह अगर हमें 1 2 4 चाहिए तो तुरंत आ गया सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो तो यही है। आप सेकेंड रो में चले जाएंगे, फोर्थ कॉलम में पहुंचेंगे 1 2 3 4, तो ये आंसर हो गया मेरा A। अब इसी तरह A33, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, सबसे पहले थर्ड रो में पहुंचते हैं। थर्ड रो तो मेरा ये है, और थर्ड कॉलम तो 1 2 3 थर्ड कॉलम 9 हो गया। अगर हम 1 2 2 की बात करेंगे तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में आते हैं और काउंट कर देते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 2 3 हो गया 3। ऐसे हम लोग एड्रेस की बात करते हैं। अब इससे रिगार्डिंग जो हम लोग अभी पढ़े हैं, हम लोगों ने मैट्रिक्स में बस डिफिनेशन देखा है, उसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने किसी भी एलिमेंट को उसका एड्रेस क्या होता है उसको रिप्रेजेंट करना सीख लिए, और उस एड्रेस पर उस एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी वो हमने फाइंड आउट किया। जैसे मान लें A13 फर्स्ट और थर्ड कॉलम में एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अब इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि a matrix has 12 elements find possible number of orders। मतलब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 12 है, 12 है। तो इस मैट्रिक्स को ऑर्डर डिफरेंट हो, कितने तरीका से हम लिख सकते हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है नंबर ऑफ रो और कॉलम का वही होता है। तो हम इसको देखेंगे, इसका मतलब 12 का कितने तरह से दो फैक्टर में लिख सकते हैं, वाले 2 फैक्टर्स में वही मेरा होगा। जैसे मान लेंगे हम 12 है मेरे पास, तो हम 12 को फैक्टर में लिखना शुरू करते हैं। पहला लिखते हैं इसको 12 into 1, देखिए 12 ही होगा, 12 एलिमेंट है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल आना चाहिए। तो 12 into 1 12 होगा, पहला ये एक ऑर्डर हो गया। दूसरा 1 into 12 ये भी होगा, ठीक है। अगला आते हैं 6 into 2 ये भी होगा, 2 into 6 ये भी होगा, 3 into 4 ये भी होगा 12, और 4 into 3 ये भी होगा 12। इससे ज्यादा 12 का फैक्टर नहीं हो सकता है, तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो मेरा जो आंसर होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछ रहा है, मतलब कितने ऑर्डर का डिफरेंट ऑर्डर का हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा 6 नंबर ऑफ ऑर्डर का डिफरेंट ऑर्डर का हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अब इसमें मैट्रिक्स, सारे मैट्रिक्स जितने भी हम मैट्रिक्स हमने लिख रखा है सब एक दूसरे से डिफरेंट है। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 12 है और कॉलम एक ही है। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 है, कॉलम्स 12 है। इसमें नंबर ऑफ रो 6 है और कॉलम्स 2 है। इसमें नंबर ऑफ रो 2 है, कॉलम 6 है। इसमें नंबर ऑफ रो 3 है और कॉलम 4 है। लेकिन इसमें रिवर्स हो गया, नंबर ऑफ रो 4 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। अगर इसी में हमसे अगर एक क्वेश्चन मैं ऐड कर दूंगा, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स having 13 एलिमेंट्स। तो देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन हो 13 एलिमेंट्स, सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं 13 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है। तो
जब भी प्राइम नंबर हो तो हमें बहुत ज्यादा माइंड नहीं यूज करना है। हम जानते हैं कि उसका फैक्टर जो है 1 और इटसेल्फ होता है, तो तुरंत अगर इसका आंसर मुझे करना होगा तो 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1 लिख देंगे। तो ये हो गया 1 और 2, मतलब 2 नंबर ऑफ ऑर्डर इसके होंगे जो हम मैट्रिक्स को 13 एलिमेंट वाले मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। तो जब कभी भी मेरे पास अगर ऐसा कोई नंबर हो जो कंपोजिट नंबर हो तो उसका हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। एक बात रिमेंबर रखना है कि जो फैक्टर्स मेरा होना चाहिए वही 2 फैक्टर्स होना चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि ऑर्डर जो है मेरा m क्रॉस n में होता है, नंबर 4 नंबर कम में 2 ही फैक्टर्स, इसलिए 2 फैक्टर्स में उस नंबर को जितने तरीका से लिख सकते हैं तो वही उसका नंबर ऑफ ऑर्डर होगा। तो ये इस टाइप के एलिमेंट्स पर क्वेश्चन आते हैं कि आप एलिमेंट बताइए कहाँ होगा। उसके बाद ये आता है कि मेरे पास इतने सारे एलिमेंट्स है तो कितने ऑर्डर से हम लिख सकते हैं। ये सारी चीजें इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। एक हम लोग को आता है इसी टाइप पे लिखने का कि एलिमेंट का एक्सप्रेशन दे देगा, एलिमेंट का एक्सप्रेशन दे देगा और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी गिवन रहेगा और बोलेगा कि आप ऐसा करो कि मैट्रिक्स बता दो, को मैट्रिक्स क्या होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, राइट ए 3 into 2 मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू I प्लस J by 2, where I number of rows and J equal to number of columns। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें ऑर्डर देते हैं, राइट ए 3x2 मैट्रिक्स, मतलब मुझे ऑर्डर पता है कि इसी ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना है और एलिमेंट का एड्रेस ऐसे दिया हुआ I और J में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स को थोड़ा रफ स्केच कर लेते हैं। यहां आते हैं तो ये कितना का है 3x2, तो क्लियर हो गया मेरे पास रो जो होगा वो 3 होगा और जो कॉलम्स होंगे मेरे पास वो 2 ही होंगे, C1 C2। तो मैं लिख देता हूं यहां पर एड्रेस भी अगर मन किया तो लिख देता हूं। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में A11 A12, दूसरी रो में आता हूं फर्स्ट कॉलम है A21 A22, थर्ड रो में आता हूं फर्स्ट कॉलम A7 और A32। ये हमने लिख रखा। अब इसके इक्वल हमें ये मैट्रिक्स, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू में भी है नहीं, हमें लिखना है। तो सबसे पहले आते हैं A11 फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहां लिखा हुआ A11 के लिए I का वैल्यू 1 होगा और J का वैल्यू 1 होगा। तो यहां हम I का वैल्यू 1 पुट करते हैं, J का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 1 + 1 2, 2/2 1 हो गया, हम लिख देंगे 1। अब इस पर A12 फाइंड आउट करना है तो I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, तो 1 + 2/2 ये हो गया 3/2। तो A12 का वैल्यू हो गया 3/2। फिर आते हैं A21, तो इसमें I का वैल्यू 2 है और J का 1 है, तो 2 + 1/2 यहां हो जाएगा 3/2, तो हम यहां लिख देंगे 3/2। फिर हम यहां आ जाते हैं A22, तो यहां पर I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 2 है, तो यहां 2 + 2/2 लिखेंगे, तो 4/2 2 हो गया, तो यहां हम 2 लिख दिए। सिमिलरली 3 1 की बात करेंगे तो I का वैल्यू 3, J का वैल्यू 1, तो 3 + 1/2 4/2 2 हुआ, तो यहां 2 लिखेंगे। 3 2, तो यहां हम लिखेंगे I का वैल्यू 3 और J का वैल्यू 2, 3 + 2/2 5/2, तो यहां लिख देंगे 5/2। ऑर्डर तो हमें पता है कि 1 2 3 रो है और कॉलम 2 है। तो देखिए मेरे पास ये मैट्रिक्स अब आ चुका और इसके सारे एलिमेंट न्यूमेरिकल फॉर्म में हैं। तो हमें यहां दिया हुआ था राइट ए मैट्रिक्स 3x2। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, अगर मेरे पास कोई भी ऑर्डर दिया हो
ठीक है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे एक बार लिख देंगे उस ऑर्डर को कि आपसे गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, तब ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ऐसे डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाना है तब तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 3x2 का मतलब 3 ही रो तक हम जाएंगे, मतलब ऐसे 3 तक जाएंगे, और 2 का मतलब ऐसे 2 तक जाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे तो फर्स्ट वन मतलब डायरेक्ट आप कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए अगर ऐसे लिखते हैं तो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में जो है इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और उसके ऑपरेशन क्या होते हैं और कैसे उसको आगे हम लोग डील करते हैं मैथ्स में।